hope you all are doing well, and today we are going to discuss parallel reaction. So those reaction which gives more than one product, it's called parallel reaction. अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो क्या होगी, हमारे पास में पैरेलल रिएक्शंस होगी। ठीक है, उसमें सिर्फ हमको एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन विच गिव्स मोर देन वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। और इनका जो रेट कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, K1 and K1 dash, where K1 is a rate constant for the formation of B and K1 dash is the rate constant for the formation of a C. ओके, सपोज करते हैं कि हमारी जो दो रिएक्शन थी A से B और A से C जो बना हुआ है वो क्या थी, हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन थी। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रही होगी हमारे पास में तो क्या होगा, अब रिएक्टेंट तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, हम कैसे करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा है मैंने रेट। ठीक है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के और कंसंट्रेशन ऑफ ए। सपोज ए से क्या बना है, बी। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये जीरो का तो जीरो ऑर्डर होगा और सिमिलरली ए वन होगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर और अगर ए का स्क्वायर होगा तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जो रेट लिखा मैंने वो क्या था, K1 A प्लस K1 डैश A, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन का जो पावर जो है क्या है, 1 है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A हमारा रिएक्टेंट है इसका मैंने डिक्रीमेंट निकाला है, कितना डिक्रीज हुआ है इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, K1 A होगा और प्लस K1 डैश A होगा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे K2 और B C और D रहता, सपोज यहाँ पे K2 और D रहता तो क्या लिखते, प्लस K2 A होता। ठीक है, आगे की ओर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोडक्ट है तो दो ही के लिए हम क्या लिखे हैं, रेट कांस्टेंट लिखे हुए। अब यहाँ पर से ये दोनों में से एक कंसंट्रेशन बाहर निकल सकता है तो इसको माइनस को इधर ला करके अरेंज कर दिए इस टाइप से। ओके, और इसके बाद अब इनका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो एट अ इनिशियल जीरो टाइम पे इसका कंसंट्रेशन क्या रहा होगा, हमारा जो ए है, ए जो रिएक्टेंट है हमारा, उसको जीरो टाइम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ए जीरो था और एट ए टाइम टी, जब टी हुआ तो कंसंट्रेशन ए टी हो गया। तो इसका लिमिट यही होगा, ये जो टी वाला टर्म था हमारा, वहाँ से जीरो से टी टाइम का लिए हैं लिमिट, और यहाँ पर कंसंट्रेशन के लिए ए जीरो से ए टी तक के लिए हुए हैं लिमिट को। ठीक है, तो इसका मैंने इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करके डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया है। अब ये वैल्यू कैसे लिखा हुआ होगा मैंने, देखो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, ln x होगा, और a जीरो से a t लिमिट था तो a जीरो से a t, और अगर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट लिखा मैंने यहाँ पे x की जगह में माइनस लोअर लिमिट लिख दिया है। और यही जो काम हुआ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K1 डैश इंटू टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन t हुआ। ठीक है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t था, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t माइनस जीरो टी ही होगा। ठीक है, और ये माइनस साइन अगर यहाँ पर मैंने ट्रांसफर कर दिया है तो माइनस ln t, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दिया, माइनस में ये हुआ ln a t इज इक्वल टू ये लिखा, और ये t यहाँ पर एज इट इज रहा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln x, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू होती है log की, log a क्या था, a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, इस टाइप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, a माइनस बी का a अपॉन बी कर दिए, इज इक्वल टू एज इट इज़ रहा ये। अब यहाँ पर ए टी जो है उसको क्या लिख सकते हैं, ए ज़ीरो माइनस एक्स। ठीक है, अगर सपोज हमारी कोई रिएक्शन थी, अगर सपोज करते हैं हमारी रिएक्शन थी ए से बी जा रही है, ठीक है, तो इसका एट ए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए ज़ीरो रहा, और एट ए टाइम टी पे क्या रहा, ए ज़ीरो माइनस कुछ घट गई होगी। ठीक है, कुछ जो ए की जो कंसंट्रेशन है कुछ घटी होगी, तभी तो एक्स फॉर्म हुआ होगा बी का। ओके, तो ये था एट ए टाइम टी पे। ठीक है, अब यहाँ पर वही एट ए टाइम टी पे कंसंट्रेशन क्या थी इसकी, ए नॉट माइनस एक्स थी, तो
ए एट ए टाइम टी पे कितना कंसंट्रेशन रहा होगा, A0 माइनस एक्स रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको देखो ये वाली जो वैल्यू है वो ln में है, ln को हम लॉग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ln को लॉग में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू करते हैं 2.303 से, तो ये लॉग में चेंज हो गया। तो यहाँ पे इंटू किया था मैंने, तो इंटू अब यहाँ कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया है। इफ x अमाउंट विल फॉर्म ऑफ b एंड y ऑफ c, अगर हमारा ये जो x है वो क्या है, वो अमाउंट है जो फॉर्म हो रहा है b का, और y कौन सा है, वो अमाउंट है जो फॉर्म हो रहा है c का। हमारे पास a से क्या बन रहा है b और a से क्या बन रहा है c, तो b से कौन सा अमाउंट बन रहा है x और c से y। तो जब दोनों ही x और y बन रहा है तो यहाँ पर ये जो माइनस ऑफ x हुआ है, यहाँ पे क्या बताया मैंने कि a का कुछ x अमाउंट यहाँ से घट रहा है, तो x तो b का बन रहा है बट यहाँ पर y भी बन रहा है, मतलब वो c भी बन रहा है। तो इस x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x भी है जो कि b का क्या है अमाउंट है, और y भी है जो कि c का अमाउंट है, ये दोनों ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर आएगा, x b का है, y c का अमाउंट है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, a नॉट में माइनस हुआ होगा, और ये किसके लिए होगा, a के लिए। हमारा जो a था उसका कुछ पार्ट b बना लिया है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स ने c बना लिया है। तो टोटल जितना अमाउंट था उसमें से घटा के ही तो हम निकाल सकते हैं ना कि कितना a ने b बनाया है और कितना c बनाया है। ओके, तो यहाँ पर आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर देखो क्या होगा, लॉग a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन जितना रहा था a का उसमें से कुछ x और y निकल गए हैं और b और c फॉर्म किए हैं। तो x वो अमाउंट था जिसमें b बना है और y वो अमाउंट था जिसमें c बना हुआ है, इज इक्वल टू k1 प्लस k1 डैश टी अपॉन 2.303। ये हमारा फाइनल क्या हो गया है, एक्सप्रेशन हो गया है। और अगर मान लेते हैं कि b तो बना ही नहीं, अगर मान ली मैंने कि हमारे पास c नहीं बना, c का अमाउंट y था ना, c बना ही नहीं, तो उसका रेट कांस्टेंट भी जीरो और उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर k1 डैश की वैल्यू जीरो रख दो, y की वैल्यू जीरो रख दो, तो क्या बचेगा, लॉग a नॉट अपॉन a नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t अपॉन 2.303, ये बच जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट बना, सपोज बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वन इज मेजर एंड सेकंड इज अ माइनर, देन क्या करेंगे हम लोग, अब इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा B और C तो फॉर्म ही होगा, B C प्रोडक्ट है वो तो फॉर्म ही हो रहा होगा, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। सपोज करते एक मेजर बना एक माइनर बना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन माइनस होगा। ठीक है, प्लस, और ये भी प्लस में ही आएगा, दोनों का ही रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो देखो क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारा क्या होता है, रेट अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब हमारा जो मतलब जो रेट, जो हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन रहा होगा वो रेट अपॉन टाइम से निकालेंगे। जैसे कि इसके बनने की जो रेट थी, क्या था, रेट कांस्टेंट क्या था, k1, और a का क्या था हमारे पास में, कंसंट्रेशन ऑफ a विच इज अ रिएक्टेंट। ठीक है, और x अपॉन टी इज इक्वल टू k1a और y अपॉन टी इज इक्वल टू k1 डैश a। तो ये वैल्यूज भी लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो वी गेट क्या होगा, x अपॉन टी अपॉन वाई अपॉन टी था, टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली x अपॉन वाई। और यहाँ पर रेट कांस्टेंट रहेंगे लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ a जो होगा वो कट जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको फाइनल प्रोडक्ट, x upon y is equal to k1 upon k1 dash, which is very important. So hope you all are understand which is a parallel reaction. So thank you guys.